एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जिसका नाम है नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैक। ये आपके यूजीसी के पेपर 1 में यूनिट 10 के अंदर में जो हायर एजुकेशन का जो पार्ट है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी बार पूछा गया है, पूछे जाएंगे भी, आने वाले चांसेस भी है कि पूछे जाएंगे। 2023 दिसंबर के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं और या फिर अगले साल जून में भी पूछे जा सकते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रोफेसर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि नैक होता क्या है, क्यों है, क्या रीजन था इसको बनाने का, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका ज्योग्राफी क्या है, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, किस तरीके से नैक वर्क करता है। आज हम उन सभी बातों को बात करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का जा सकता है, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा नैक क्या होता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट का जिनको ये समझ में नहीं आएगा कि नैक क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, वो सभी स्टूडेंट जो अभी एडमिशन कराने वाले किसी कॉलेज में, या जिन्होंने एडमिशन करा रखा होगा, या जो आने वाले टाइम में कराने वाले होंगे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको इसी वीडियो को देखने से समझ में आएगा कि पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो नैक से अप्रूव्ड है या नहीं है, नैक से एक्रेडिटेड है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको नुकसान क्या क्या उठाना पड़ सकता है, उन स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनके प्लेसमेंट पे भी क्या असर पड़ सकता है। इस बात को भी ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मतलब उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना, मूल्यांकन करना, मतलब उसको एसेस करने की बात हो रहा है। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता देना, हालांकि हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको लिखेगा प्रत्यायन करना। प्रत्यायन इतना शुद्ध हिंदी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आई नो, तो आप ये समझ लीजिए सिंपल था कि मान्यता प्रदान करना। और काउंसिल का मतलब होता है परिषद। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूं। 1986 में 1986 में कस्तूरी रंजन की कमेटी बनाई गई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट समझना, कस्तूरी रंजन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो नहीं कह सकते, मतलब इंटेलेक्चुअल और मोर इंटेलेक्चुअल टाइप के कस्तूरी रंजन पर्सन थे। वो इसरो के भी चीफ रह चुके हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो इंसान इसरो का भी चीफ रह चुका है वो कितना मतलब कॉम्पिटेंट होगा। कस्तूरी रंजन की कमेटी ने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाया 1986 में। 1986 में जब कस्तूरी रंजन की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पे जब बात हुई, नई शिक्षा नीति की बात हुई, जैसे भी रिसेंटली एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है, वैसे उस समय की बात है, उस टाइम की जरूरत के अकॉर्डिंग न्यू पॉलिसी बनाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बनाया गया। उस टाइम पे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया। 1986 की बात की जाए, बहुत पहले की बात है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 33-34 साल पहले के बारे में बात है, 34 साल पहले के बारे में बात हम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने कमेटी बनाया। इस कमेटी ने देखा कि जो डेटेरियोरेशंस हो रहा है, डेटेरियोरेशंस हो रहा है। डेटेरियोरेशन का मतलब होता है गिराना, दबाना, कमी करना, खराब करना, बिगाड़ना एजुकेशन सिस्टम को। किसको? एजुकेशन सिस्टम को। उस टाइम पे इन्होंने फाउंड आउट किया कि गलत हो रहा है, तो इन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया, एक एक्शन प्लान जिसको हम कहते हैं एक्शन प्लान ऑन एजुकेशन। एक्शन प्लान ऑन एजुकेशन इन्होंने बनाया। हालांकि इनकी कमेटी में 8 मेंबर थे और ये उनके चेयरमैन थे। वो 8 मेंबर मिलकर, और ये चेयरमैन खुद कस्तूरी रंजन सर मिलकर, इन लोगों ने मिलकर कमेटी बनाया और उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट आया और रिपोर्ट आने से पता चला कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो अपने मनमाना तरीके से काम कर रहे हैं, जितने कॉलेजेस से मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का पावर नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात है, उनको रैंकिंग नहीं मिल पा रहा है, उनको ग्रेडिंग नहीं मिल पा रहा है, वो किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे नहीं है। जैसे मैं अगर बिहार से हूं और मैंने बोल दिया कि मेरे यहाँ का पटना यूनिवर्सिटी नंबर 1 है या BHU यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, उसकी ग्रेडिंग A है, उसकी ग्रेडिंग B है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स डेटा नहीं था, कोई पैरामीटर्स नहीं था कि कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, कितनी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, कौन से फैकल्टी का क्या क्वालिफिकेशन है, ये हमें पता नहीं था उस टाइम तक। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 1994 में यूजीसी के गाइडेंस में, किसके गाइडेंस में? यूजीसी के गाइडेंस में
नैक को स्टैब्लिश किया गया 1994 में, 1994 में यूजीसी के फंड से, यूजीसी के पैसे से किसको बनाया गया? नैक को बनाया गया। नैक को, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन सेंटर को बनाया गया। और ये यूजीसी किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करता है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर में काम करता है। यूजीसी शिक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करता है और शिक्षा मंत्रालय के अंडर में यूजीसी है और यूजीसी के अंडर में नैक है। यूजीसी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, आप आई बटन पे देखेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। यूजीसी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया बैंगलोर में। आप सबको पता है बैंगलोर कहां पे? कर्नाटका में। कर्नाटका साउथ इंडिया का पार्ट है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, क्योंकि किसी भी ऑटोनोमस बॉडी का एक हेडक्वार्टर होना जरूरी है जिसमें उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज वहां पे वर्क कर सके, काम कर सके। तो यूजीसी का हेडक्वार्टर तो आपको पता है बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली में है। 6 रीजनल सेंटर भी यूजीसी के ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां बनाया गया? बैंगलोर में बनाया गया। कहां पे? बैंगलोर में बनाया गया। यहां तक क्लियर हो रहा है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, कस्तूरी रंजन का मैटर क्लियर हो चुका है। और किस लिए बनाया गया था? डिटोरेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट आ रहा था, बहुत गिरावट आ रहा था। उसी चीज को ध्यान रखते हुए 1986 में हमने क्या बनाया? नेशनल पॉलिसी एजुकेशन बनाया, कस्तूरी रंजन की कमेटी ने बनाया और इसके अकॉर्डिंग बात हुआ। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, यूजीसी का मोटो क्या है, यूजीसी का लक्ष्य क्या है, एम क्या है। तो यूजीसी के 3 मोटो है। सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूजीसी का पहला सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, मोटो है एक्सीलेंस। मतलब उस यूनिवर्सिटी का जो वर्क होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस कैटेगरी में होना चाहिए। दूसरा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब था विश्वसनीय, विश्वास आप उस पर कर सको, बहुत ज्यादा विश्वास कर सको कि हाँ, हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बेटा अगर किसी कॉलेज में जा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो वहां से वो स्टडी जब करके आएगा तो उसका अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होगा, अच्छा जॉब लगेगा, वहां उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलेगी। तो वो क्रेडिबिलिटी, वो विश्वास कौन दिखा रहा है? नैक दिखा रहा है। और रिलेवेंस मतलब कि उस वहां पे उसी से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, वो और फालतू की बातें नहीं, रिलेवेंसी होना भी जरूरी है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं हायर एजुकेशन और पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया कंप्यूटर, तो उसका यहाँ पे क्या रिलेवेंस है? वही बात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि रिलेवेंस होना भी बहुत जरूरी है। अगले टर्म पे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आज मैं सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूं। नैक कभी भी ऑफ कैंपस को एक्रेडिटेशन नहीं देता है। ऑफ कैंपस का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है और उसका कोई डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम या ऑफ कैंपस का प्रोग्राम किसी दूसरे स्टेट में चल रहा है, तो वो वहां पे जाके नैक अपना एक्रेडिटेशन नहीं देगा, वो उसके मेन कैंपस को ही एक्रेडिटेशन देगा। मेन कैंपस को, हमसे ध्यान रखें, मेन कैंपस को ही एक्रेडिटेशन मिलेगा। दूसरी बात कि नैक का जो भी एक्रेडिटेशन होगा वो सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज को होगा, इंडियन के यूनिवर्सिटी को। मान लो सपोज ऐसा भी हुआ कि अमेरिका का कोई यूनिवर्सिटी इंडिया आ गया, उसने अपना ब्रांच खोल दिया, तो नैक का उससे कोई लेना देना नहीं। नैक सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग के बारे में बात करता है, इंडियन यूनिवर्सिटी की असेसमेंट के बारे में बात करता है। उसको उससे मतलब नहीं बनता कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, कहीं से भी कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज आके इंडिया में अपना ब्रांच बनाता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम बात करें। अभी तक अगर हमने बात कर लिया है नैक के बारे में, तो एक बात और आप समझ लो कि नैक अगर नहीं होता तो हमें ग्रेडिंग नहीं पता चलता कि पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ग्रेड क्या है। फॉर एग्जांपल मैं जिस यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई कर रहा हूं उस ग्रेड का, उस कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज का जो ग्रेडिंग है वो A++ रैंकिंग का है। आप जिससे पढ़ाई कर रहे हैं उसका B+ ग्रेडिंग है, कोई जिससे पढ़ाई कर रहा है वो C ग्रेड का है, कोई B++ ग्रेडिंग का। तो नैक टोटल मिला के 8 ग्रेडिंग देता है। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी कि कैसे ग्रेडिंग सिस्टम वर्क करता है। फिलहाल मैं इस बात को समझ लेते हैं कि नैक का जो ग्रेडिंग सिस्टम वो 8 तरीके से बात करता है, 8 अलग अलग पैरामीटर से बात करता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नैक से रिलेटेड सारा रिपोर्ट प्रेजेंट बनाते हैं, सारा इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन क्वालिटी असेसमेंट। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी असेसमेंट इसको कहते हैं। मान लो कि नैक की कमेटी आई, उसने वो आके देखती है आपके पास कि इन सब चीज़ों की कमी है या इन चीज़ों की आपके पास अच्छाई है, बहुत अच्छा आपने ग्रो किया है, लेकिन कुछ कमी भी है, तो नैक क्या करता है अपने हिसाब से ग्रेडिंग वगैरह, उनकी जो कमेटी होती है वो ग्रेडिंग या रैंकिंग जो होता है वो आपको दे के चली जाएगी। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि अगर आपके रैंक का आपका गिर गया नैक का, आपके कॉलेज का, तो आपके पास मौका नहीं होता है। आप उसके बाद 1 साल के बाद जैसे ही आपको रैंकिंग मिल जाता है, उसके 1 साल के बाद आप दोबारा से रीअसेसमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आपको जो रैंकिंग मिला, मान लो कि अगर आपके कॉलेज को रैंकिंग C ग्रेड का मिल जाता है, C ग्रेड का रैंकिंग मिल गया,
तो आप क्या कर सकते हो, रीअसेस कर सकते हो, दोबारा से असेसमेंट के लिए भेज सकते हो 1 साल के बाद, लेकिन 3 साल से अंदर अंदर। 1 साल के बाद एक बार अगर आपके नाम के आगे गलत टैग लग गया नेट का, तो आप उसके 1 साल के बाद और 3 साल से पहले आप क्या कर सकते हो, दोबारा सारा फाइल इकट्ठा करके दोबारा से आप वहां भेज सकते हो। इनका हेडक्वार्टर को पता है बैंगलोर में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइकिलिंग प्रोसेस, साइकिलिंग, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में तो आपको ग्रेडिंग रैंकिंग मिल गया, अब इसके बाद आप सेकंड साइकिल में चले जाओ, थर्ड साइकिल में चले जाओ और फोर्थ साइकिल में चले जाओ। मतलब टोटल मिला के 4 साइकिल का आप यूज कर सकते हो। सेकंड ईयर में जाओगे 1 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, तो सेकंड साइकिल मतलब C2, फिर थर्ड साइकिल C3, फोर्थ साइकिल C4। इसी तरीके का हमारा ये प्रोसेस चलते रहता है, इसी तरीके से हमारा वर्क चलता है। तो ऐसा नहीं कि नैक आपको दोबारा काम करने का मौका नहीं देता। काफी बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज की किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय की गलती से उसका नैक का एफिलिएशन क्या होता है, एक्रेडिटेशन क्या होता है, कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा मौका नहीं देगा, आपको दोबारा मौका देगा, आप अच्छे से काम कीजिए। अब जो हम मेन बात करने वाले कि नैक उन किस पैरामीटर को फोकस करके आपके कॉलेज की ग्रेडिंग के बारे में बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलर एक्टिविटीज आपको पता है, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग प्रोग्राम, कुछ भी ऐसा को कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह होता है, वो देखने की कोशिश करता है कि आपके कॉलेज में ऐसे किस तरीके की एक्टिविटीज होती है कि नहीं, स्टूडेंट की करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान रखा जाता है कि नहीं। देन आता है टीचिंग लर्निंग पे प्रोसेस होता है कि ऐसा तो नहीं कि आपके यहाँ पे एक टीचर है और वही 200 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, एक उनके बीच का रेशियो होता है, वो भी वो देखने की कोशिश करते हैं। इसका पॉइंट होता है 200। अभी हम ये जो 7 पैरामीटर से बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये 7 पैरामीटर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। नैक अपनी रैंकिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी को देती है। ये बातें क्लियर समझ रहे हो। और जितने भी कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनको भी देती है, लेकिन वो सारे कॉलेजेस जो यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं है उनको कोई रैंकिंग भी नहीं मिलता। यूजीसी से अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, यूनिवर्सिटी को बहुत जरूरी है यूजीसी का अप्रूवल होना। अगर नहीं अगर वो तो फेक यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में आ जाएगा। हम अगले वीडियो में कभी इसके बारे में बात कर लेंगे कि फेक यूनिवर्सिटी क्या होता है। अब बात करते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन। 99% कॉलेज वाले, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करते रिसर्च एंड इनोवेशन पे, क्योंकि एक थोड़ा सा खर्चीला कह सकते हैं, एक्सपेंसिव ये एरिया पड़ता है। ये जो एरिया है ना एक्सपेंसिव, हालांकि इसकी पॉइंट्स तो है 250। अब आप कहेंगे सर कैसे? अगर आपके पास कोई ऐसा फैकल्टी नहीं है जो रिसर्च के बारे में जानता है, इनोवेटिव नहीं है, अगर एक फैकल्टी खुद ही रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, इनोवेटिव नहीं है, तो वो अपने स्टूडेंट को कैसे सिखा सकता है, कैसे नई नई जानकारियां दे सकता है? अगर आप खुद नया जानकारी नहीं सीखेंगे, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से ABCD ही जानते हैं, बस वही पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ए से एप्पल भी होता है? तो ये सिखाने के लिए क्या होता है, रिसर्च आपको करना होगा, रिसर्च पे बहुत ध्यान देना होगा। अगले टॉपिक में मैं आपको बता दूंगा कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे हम, आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा कि हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर अच्छे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और रिसर्च इनोवेशन इतना ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है जितना आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम कहीं चावल या दाल खरीदने के लिए किसी किराने की दुकान पे जाते हैं, किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके सैंपल्स को देखते हैं कि वो चावल वो दाल कैसा है, और फिर उसको चेक करते हैं अपने हाथों से, मतलब रिसर्च करते हैं कि ये हमारे खाने के लायक है कि नहीं है। लेकिन जो कॉलेज वाले के आज के टाइम की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है, उनका मेन फोकस इस पे नहीं होता। उनका मेन फोकस होता है कि वो कम से कम सैलरी पे टीचर को हायर कर ले, चाहे उनके पास क्वालिफिकेशन कुछ हो नहीं हो, 20,000, 22,000, 23,000 पे हायर कर लेंगे। लेकिन आप ये कॉलेज वालों से भी मेरा ये एक तरीके से रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो आप एक्टिविटी करते हैं, इससे आपका ये 250 मार्क्स है ना, ये गिर जाएगा, इस पे आपका असर पड़ जाएगा। आप हमेशा उसी फैकल्टी को हायर कीजिए जो या तो डॉक्टरेट है, या तो नेट क्वालिफाइड है, या जिसके पास रिसर्च का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसके पास मिनिमम 5 से या 10 रिसर्च पेपर है, उन्हीं फैकल्टी को आप टीचिंग जॉब दीजिए। क्योंकि बाकी टीचिंग की चीजों में आप फिर वही बात हो जाएगी कस्तूरी रंजन, इसीलिए इस बात का पे आवाज उठाए थे कि नहीं हमारे पास रिसर्च और इनोवेशन होना चाहिए। और फिर अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे तो आने वाले जो फ्यूचर में जो जनरेशन है, पैसा मनी ओरिएंटेड होकर कॉलेज वालों को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनको रिसर्च ओरिएंटेड होकर सोचना चाहिए। क्योंकि आपको 20,000 के टीचर तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आपको रिसर्च ओरिएंटेड टीचर 20,000 का तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस चीज पर बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम में क्या होता था कि हमने सुना न्यूज़पेपर में कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर से छत गिर गया,
मतलब ऊपर से जो फ्लोर है वो टूट गया, दीवार गिर गई, ये हो गया वो हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि कॉलेज का लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, लैब आ सकता है, बाथरूम आ सकता है, वॉशरूम आ सकता है, टॉयलेट आ सकता है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट है, ये भी होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट का तो होना बहुत अच्छा जरूरी है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। फिर स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए, गवर्नेंस के सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वैल्यूज एडिशन को कह सकते हैं, जिसको कहते हैं मूल्य शिक्षा या नैतिक शिक्षा, उस पर भी फोकस करना चाहिए। हम मैकेनिकल्स होकर या रोबोटिक्स होकर तो सिर्फ नहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने के लिए वैल्यू होना भी बहुत जरूरी है, नैतिक शिक्षा भी होना बहुत जरूरी है। अगर नैतिक शिक्षा नहीं होगा तो क्या फायदा इस पढ़ाई का। अगर मैं क्लासरूम में जाता हूँ और टीचर और स्टूडेंट मुझे देखकर एक बार विश भी नहीं करता है, एक गुड मॉर्निंग का मैसेज भी नहीं करता है, तो उस पढ़ाने का क्या फायदा। अगर मैं अपने ये देखिए, ये चीज दिखाई नहीं देती है, ये चीज फील की जाती है, ये महसूस होता है। वैल्यू एजुकेशन आप फील कर सकते हो, ये एक इमोशन है, एक भावनाएं हैं, इसको आप फील कर सकते हो, ये भी होना बहुत जरूरी है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर, हालांकि आपको एनेक्सर 1 में, आपको नैक के एनेक्सर 1 में ये सब आपको मिल जाएगा, डाउनलोड आप कर सकते हो, लेकिन मैंने उसको क्या किया, शॉर्ट और प्रिसाइज तरीके से आपको समझा दिया, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। तो ये सभी चीजों का अगर कोई कॉलेज वाला फोकस करता है, इन सभी चीजों पर ध्यान देता है, तो 1000 मार्क्स जो उसके होते हैं वो यहीं से आते हैं। और ज्यादा नंबर कहां पे आएगा, 250 का। तो 250 नंबर पाने के लिए राहुल सर जैसे टीचर को हायर करना पड़ेगा आपको, जिसके पास ज्यादा रिसर्च पेपर है, जिनके पास 4 बार नेट का सर्टिफिकेट है, तभी आपको ये 250 नंबर आएगा। नहीं तो आप किसी आलतू फालतू टीचर को करोगे ना, तो ये 250 भी जाएगा, ये टीचिंग लर्निंग भी जाएगा। राहुल सर आएंगे तो करिकुलर एक्टिविटी भी कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप ही को बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम आपको एक्टिव रखना पड़ेगा हमेशा। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है ग्रीवांस। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए, आप कह दो कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। जैसे कि आज के टाइम में फीस सबमिशन का लेकर बहुत इशू होता है। अब इस सब कॉलेज वाले ने क्या किया, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, तो बच्चों का क्या हो गया, स्टूडेंट का क्या हो गया, सपोर्ट सिस्टम हो गया कि वो आसानी से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी होना बहुत जरूरी, सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात हो। तो इन सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम यूज करेंगे, ये 7 मेथड। हालांकि मैंने ये यूनिवर्सिटी लेवल पे दिखाया है, अगर यही बात कॉलेज लेवल पे होता तो शायद इसके नंबर में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, 250 की जगह पे 200 हो सकता है। इस तरीके से पूरा जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं ये नैक के बारे में, यहां तक कि मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा और नैक के सारे पैरामीटर्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि नैक की जो ग्रेडिंग होती है वो कैसी होती है। देखिए ये सब कुछ नैक के पॉइंट्स हैं, नैक के पैरामीटर्स हैं। 3.51 से लेकर अगर 4.00 तक ग्रेडिंग आपकी मिलती है तो आपको मिलेगा A++ का रैंकिंग। आपके कॉलेज को क्या मिलेगा, A++ का। अगर 3.26 से 3.50 होता तो A+ का। ऐसे ही ये देखिए टोटल मिला के 8 तरीके का ग्रेड होता है। 8 तरीके का क्या होगा, ग्रेड होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके का ग्रेड होगा। लेकिन जो सबसे खराब ग्रेड होता है, जिसमें आपको कोई एक्रेडिटेशन नहीं मिलता, उसको कहते हैं कि 1.50 से मतलब 1.5 पॉइंट से भी नीचे अगर आप चले जाओगे तो आपकी ग्रेडिंग खत्म, मतलब आपको कोई एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा। इस केस में तो 0। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ऊपर का 1 2 3 जो कॉलेज होगा या यूनिवर्सिटी होगा ये बेस्ट होंगे, क्योंकि उनमें हर चीज अच्छी तरीके से अवेलेबल होगा, चाहे वो रिसर्च हो, इनोवेशन हो, स्टूडेंट सेंट्रिक हो, टीचर लर्निंग सेंट्रिक हो, हर तरीके से अच्छे से होगा। लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे B++ में, B+ में, B में और C वाला, C में तो मैं सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडमिशन से पहले इस चीज को जरूर देखें कि अगर आप सामने किसी कॉलेज में जा रहे हैं और उस कॉलेज का एफिलिएशन C ग्रेड से है या उस कॉलेज का नैक से एफिलिएशन नहीं है, तो प्लीज वहां एडमिशन मत करवाओ, वहां एडमिशन मत करवाओ। और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है कि C ग्रेड या D ग्रेड वाले कॉलेज या जिनका एफिलिएशन नहीं, वो आपसे ये भी कह दें कि कम पैसे में कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, सेम कोर्सेस है, सेम बातें, वहां आप फंस जाएंगे। हो सकता है आपके प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम आ जाए। स्पेशली प्रोफेशनल कोर्स वाले BBA MBA BCA B.Tech M.Tech वाले प्लीज इस तरीके की गलती ना करें, क्योंकि आप फंस जाएंगे वहां पे। तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी, देखिए हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि 2023 के जून तक अभी तक के डेट में 820 यूनिवर्सिटी को नैक का एक्रेडिटेशन मिल चुका है और 15,501 कॉलेजेस, सोचो 15,501 कॉलेजेस को नैक का एक्रेडिटेशन मिला है जून तक के डेट में। जून की बात मैं कर रहा हूं, जून 2023 की बात कर रहा हूं। और 820 यूनिवर्सिटी को इसका नैक एक्रेडिटेशन मिला है। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग अगर उस कॉलेज वो चल रहा है और उस कॉलेज को रैंकिंग इससे और इसके बीच में मिलेगा तो ये पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा होल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे समझ में आ चुकी हो। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। अगर किसी को नैक से रिलेटेड या फिर IQAC या फिर IIAQ से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले टॉपिक पे हम जरूर हायर एजुकेशन के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, या फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि रिसर्च पेपर लिखते कैसे, हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।